दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए हम बात करेंगे, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का हमारा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हमें बात करनी है। और बात क्या है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम जितना पढ़ेंगे इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। अक्सर एमपीपीएससी क्या करती है, लगभग लगभग एक साल पुराने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जैसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे करंट अफेयर्स को मेन फ्रेम क्वेश्चन में लाती है। क्योंकि लगभग 10 साल तक, जब तक या 10 साल तक 20 साल तक जब तक नई एजुकेशन पॉलिसी और नहीं आ जाती, तब तक के लिए हमारे ये क्वेश्चन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हमारे टारगेट क्या है, हमने उसे अचीव किया नहीं किया। मतलब इसे सिर्फ करंट अफेयर नहीं, स्टैटिक पोर्शन मान के पढ़िए। मेरी बात समझ गए क्या। और आपको मैं बता देता हूं कि जो ये एजुकेशन पॉलिसी आई हमारी, ठीक है, ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी थी। 68 में आई थी, 86 में आई है, अब 2020 में आई है। मेरी बात समझ गए। और हमारी जो शिक्षा नीति है, ठीक है, हमारी जो शिक्षा नीति है वह विभिन्न दायरे में आधारित होती है, विभिन्न डायमेंशंस में आधारित होती है। तो आइए अपन बात करते हैं कि हमारे मेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन एजेंडा क्या है, हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिकॉज मेंस में भी ये इंपॉर्टेंट है और प्री एस्पेक्ट से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ गए। मेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, सीधा सीधा लिखने को आ जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, मेन किन चीजों की बात की गई है, तो कैसे हम उसको क्लासिफाई करके लिख पाएंगे, क्या उसका इंपॉर्टेंस बनेगा, ये कैसे हम लिख पाएंगे। सबसे पहले बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो हमारी कमेटी बनी थी कस्तूरी रंगन जी की, कस्तूरी रंगन जी कौन थे आपको पहले ये बता देता हूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क जो बना रही थी हमारी कमेटी, उसके चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020। और कस्तूरी रंगन जी हमारे इसरो के चेयरमैन रहे हैं। अब इसरो के चेयरमैन जैसे व्यक्ति अगर हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना रहा है, तो सीधी सी बात है कि तकनीकी विविधता बहुत ज्यादा होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। मेरी बात समझ गए। हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के डिफरेंट डायमेंशंस की, ठीक है। तो सबसे पहले कस्तूरी रंगन जी के बारे में अगर आपको और डिटेल जाननी है तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसरो चेयरमैन का एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए। तो कस्तूरी रंगन जी कब से कब तक रहे, उन्होंने और क्या क्या किया, ये आपको पता चल जाएगा। और इसरो चेयरमैन इस समय हमारे एस सोमनाथ हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेरी बात समझ गए क्या। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस हो गई है हमारी। और ये भी ध्यान रखते हैं कि द न्यू पॉलिसी एम्स टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन। मतलब इसका उद्देश्य क्या था आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन लाना कहाँ, स्कूल के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में हमारे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ऐसा परिवर्तन करना है, सिनर्जिक परिवर्तन करना है, ड्रास्टिक चेंज करना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना है। मेरी बात समझ गए। ऐसे वर्ड्स का मेंस में यूज किया जाता है, इसलिए मैंने इतने सारे वर्ड बोल दिए। मेरी बात समझ गए क्या। चलिए अगली बात करते हैं अपन। सबसे पहली बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस हो गई है। एम एट इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड रीच 6% ऑफ जीडीपी एट द ईयरलीस्ट। मतलब क्या, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में जीडीपी का 6% इन्वेस्ट हो। सबसे पहले तो ये देखना है। अभी हम लगभग, आप ये मान के चलिए कि लगभग हम अपनी जीडीपी का 3% से भी कम अपन कहां खर्च करते हैं, एजुकेशन के अंदर। अभी मैं बजट के अंदर मैंने आपको बताया था और इकोनॉमिक सर्वे लेके आऊंगा, उसमें भी बताऊंगा कि हम इस शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए क्या। और अब मैं आपको बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD हैज बीन रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, जो HRD मिनिस्ट्री थी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हमने कहा कौन सा मंत्रालय, अब हमने बोल दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट बोल दिया है। ये बात कहां की गई थी, ये बात की गई थी, ध्यान रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सिफारिश पर ही हमारे HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया। HRD मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है हमारे यहाँ का। जरा मुझे बताइएगा इस समय एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में। राइट टू एजुकेशन अंटिल क्लास 12th एज ऑफ 18 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कहा गया है। ध्यान रखिएगा, आप तो ऐसा ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप लोग,
कि भैया 86 अमेंडमेंट से हमने कहा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, और हमने बोला कि भैया 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हमको शिक्षा देना अनिवार्य है, मूलभूत अधिकार दे दिया हमने, है ना। पर ये ध्यान रखिएगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ये कहती है कि 12वीं तक की शिक्षा और 18 साल के अंदर 12वीं तक की शिक्षा, ये क्या है, ध्यान रखिएगा, राइट टू एजुकेशन है। अगली बात क्या है, 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो क्या करना है, हमको 50% तक करना है। इसको हम कैसे करेंगे ये आप देखिएगा, अभी मैं आपको एक एक स्टेप से समझा रहा हूं। क्लियर हो गई बात, चलिए स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं द यूनियन कैबिनेट, ठीक है, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। द न्यू पॉलिसी एम्स टू pave way to transformation reforms in school and higher education system in the country. This policy will replace the 34-year-old national policy of education NPE, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग हुई कब, 2020 की एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी देने के लिए, और 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्या कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया। तो ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब अप्रूव हुई, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई 2020। क्लियर हो गई बात। इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा, देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, सुधार का मार्ग प्रशस्त करना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसने 34 ईयर पुरानी, मतलब इसके पहले हमारे पास, ध्यान रखिएगा, क्या आया था, नई शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1986 में आई थी, और 1986 से पहले कब आई थी, तो 1968 में आई थी। ये आपको पता होना चाहिए। आजाद भारत की 3 महत्वपूर्ण शिक्षा नीति हैं, और ये शिक्षा नीतियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 29 जुलाई को बोला कि भैया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अप्रूव हो रही है 2020 के अंदर। क्लियर हो गई बात, चलिए अगली बात, स्कूल एजुकेशन में हमने क्या किया है, तो ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला है, नई नीति का उद्देश्य क्या है, यही प्रश्न बन सकता है जो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 10% सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो आपको मैं बता दूं कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GER, ध्यान रखिएगा, क्या करना है हमको, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% करना है। कहां पे, ध्यान रखिएगा, स्कूल सेकेंडरी लेवल का, ध्यान रखिएगा, प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल तक का जो एनरोलमेंट है उसे 100% करना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू पॉलिसी एम्स टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल फॉर प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट, 100% एनरोलमेंट का लक्ष्य, मतलब कोई भी नहीं छूटे, कब तक, 2030 तक, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये किसके लिए, प्री स्कूल के लिए, मतलब पहली से या हम कहें प्राइमरी में सब 100% एनरोलमेंट हो 2030 तक, ये हमारा लक्ष्य है। क्लियर हो गई बात, अगली बात करते हैं। अगली बात क्या पढ़ते हैं, NEP जो बोलता है 2020 क्या बोलता है, विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू ओपन स्कूलिंग सिस्टम। ये क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, 2020 तक ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से 2 करोड़ स्कूली बच्चों को वापस मुख्य धारा में लाया जाएगा। क्या है, इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, अब स्कूल में ये फिर से नहीं आ सकते, तो अब क्या किया जाएगा, आप जॉब कर रहे हो फिर भी स्कूल में पढ़ो, कैसे, ओपन स्कूल के माध्यम से। क्लियर हो गई बात। तो ओपन स्कूल के सिस्टम को बहुत बेहतर करना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या है, लक्ष्य, और ये भी है कि 2 करोड़ लोगों को मुख्य धारा में लाना है स्कूल के, ये डेटा भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बात, अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, मातृभाषा, ध्यान रखिएगा, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में कम से कम 5 तक पढ़ाना, कक्षा 5 तक पढ़ाना है, किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है ये, टीचिंग अप टू द लास्ट ग्रेड 5 टू बी द इन मदर लैंग्वेज, मतलब ग्रेड 5 तक हमें मदर लैंग्वेज तक या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट, मतलब क्या है, किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी, ये आपको पता होनी चाहिए। मतलब कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस क्लास तक की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए,
कहां बताया गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो ध्यान रखिएगा कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए। सपोज दैट कोई गुजराती बोर्ड का है तो उसे गुजराती में पढ़ाना चाहिए, मराठी बोर्ड का है तो मराठी में पढ़ाना चाहिए, और अगर हिंदी मीडियम का है तो हिंदी में पढ़ाना चाहिए, अर्थात मध्य प्रदेश से है तो उसे हिंदी में पढ़ाना चाहिए, हरियाणा से है तो हिंदी में पढ़ाना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये मत सोचिएगा कि बघेली में पढ़ाना चाहिए, ठीक है? रीजनल लैंग्वेज या तो मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं अपन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगली बात यह है कि स्कूल एजुकेशन के अंदर हमें क्या करना है। वर्तमान में 10-2 प्रणाली चल रही है, 10+2 एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा करेंटली 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू 5+3+3+4 सर्कुलर स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग द एज ऑफ 3, 8, 8, 11, 11, 14 एंड 14, 18। मतलब एक चीज समझिएगा, वर्तमान समय में जो 10-2 प्रणाली को हमने कितने भागों में बांटा है, ये ध्यान रखिएगा। 3 से 8 साल के एज ग्रुप में नंबर 1, 8 से 11 साल तक के ग्रुप में नंबर 2, 11 से 14 साल तक के ग्रुप में नंबर 3, 14 से लेकर 18 साल तक के ग्रुप में नंबर 4। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 14 से 18 साल की आयु के स्वरूप को नई रूप में हमने कैसे कितने भागों में बांटा है हमने। अब एजुकेशन सिस्टम को पहले 10+2 सिस्टम था, अब हमारा सिस्टम कौन सा हो गया है? 5+3+3+4। मतलब हमने 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है हमारे पाठ्यक्रम की संरचना को। मेरी बात समझ गए? स्कूल के करिकुलम को डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 5+3+3+4। ठीक है? यह स्कूली पाठ्यक्रम के तहत 3 से 6 तक, मतलब शुरू में एज ग्रुप क्या रहेगा भैया? ध्यान रखिएगा 3 साल में हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कम से कम प्ले स्कूल में भाग ले ले। ठीक है? उसके बाद हम चाहते हैं कि देखो हम वहां से कहां से लोअर किंडरगार्टन चालू करें, फिर अपर किंडरगार्टन, यूकेजी, एलकेजी, फिर फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद फिर हम अगला सेगमेंट लेके आए। ठीक है? क्लियर हो गई बात? हमने ऐसा सेगमेंट बना के रखा है। ठीक है? तो प्री स्कूल, नर्सरी जिसको आप कहते हो, फिर यूकेजी, एलकेजी, ठीक है, फिर फर्स्ट और सेकंड 5 साल ये हो गए। ठीक है? फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 3 साल ये हो गए, 6th, 7th, 8th 3 साल ये हो गए, और 9th, 10th, 11th, 12th 4 ईयर ये हो गए। 4 सेगमेंट आपको समझ में आ गए। और इससे क्या होगा? वर्ल्ड लेवल के, विश्व स्तर के बच्चों के मानसिक विकास होगा। मेरी बात समझ गए क्या? मतलब क्या है? which has been recognized globally as the circular stage, ध्यान रखिएगा, crucial, circular गलती से बोला, crucial stage of for development of mental facilities of a children। मेरी बात समझ गए? किसी भी चाइल्ड के मानसिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा प्री स्कूलिंग बहुत जरूरी है। और विश्व स्तर का अगर अपने को माइंड बनाना है, वर्ल्ड क्लास माइंड बनाना है, तो हम क्या करेंगे भैया? ये एजुकेशन पॉलिसी को इंपोज करेंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। स्कूल एजुकेशन के अंदर हमने क्या बोला है? ध्यान रखिएगा, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर जोर। स्कूल में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्योत्तर व्यवसायिक धाराओं के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से शुरू होंगी व्यावसायिक शिक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आपको पता नहीं होगा पर आपको पता होना चाहिए। एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स, है ना? नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन द एकेडमिक स्ट्रीम, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वोकेशनल स्ट्रीम इन स्कूल। वोकेशनल एजुकेशन इज स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 इन विथ इंटर्नशिप। मतलब क्या है? क्लास 6 से हम वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करेंगे, जो भारत में अभी तक नहीं है। हम बहुत आगे जाना पड़ता है हमें व्यावसायिक शिक्षा को अगर इंपोज करना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में कक्षा 6 से, ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा कब से प्रारंभ की गई है? तो ध्यान रखिएगा कक्षा 6 से शुरू की गई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्लास 6 से ही हमने व्यावसायिक शिक्षा क्या कर दी है? इंपोज कर दी है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है? वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम हमने इंपोज कर दिया है। बोलो बात ठीक है? क्लियर हो गई बात? अगली बात करें। अगली बात क्या है? 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड के मूल्यांकन, सुधार, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए छात्र प्रगति पर नजर रखना। मतलब क्या है? असेसमेंट फ्रॉम विथ 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। मतलब क्या है? उन्होंने कितना सीखा इस आधार पे हमें देखना है। हमें सिर्फ इस आधार पे नहीं देखना है कि कैसा लिख के आ गया, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसमें रहे, थ्योरी नॉलेज भी उसमें रहे, और उसने कितना सीखा तो उसका व्यवहारिक ज्ञान भी कैसा है, यह भी हम देखेंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। ठीक है? अगली बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षक शिक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा, शिक्षक शिक्षा मतलब टीचरों की शिक्षा के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। ध्यान रखिएगा,
NCFTI 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। NCFTE ध्यान रखिएगा 2021 और NCTE द्वारा NCERT के परामर्श से तैयार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी डिग्री। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एजुकेशन। क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एजुकेशन NCFTE 2021। आपका एग्जाम 2021 में होगा। विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द NCTE इन कंसल्टेंसी विथ NCERT। NCERT से कंसल्ट करके शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए शिक्षा का एक नया पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा, नया ध्यान रखिएगा करिकुलम निर्धारित किया जाएगा, जिससे वो शिक्षा को बहुत अच्छा कर सके। और 2030 तक सभी के पास मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टीचिंग के लिए क्या हो, 4 वर्ष का बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स हो। जो 4 वर्ष का बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगा वही टीचिंग के लिए एलिजिबल रहेगा, ऐसा बोलती है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और NCFTE का 2021 में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, मतलब अभी। और इसी आधार पे अब हम अपने टीचर्स को ट्रेंड करेंगे। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते, हायर एजुकेशन की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी एक बार तो पूछ चुका है, अब दोबारा भी पूछ सकता है मुझे लगता है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड टू 50% बाय 2035। मतलब क्या है, 50%, अभी 28.5 है एनरोलमेंट रेशियो। ध्यान रखिएगा कहां पे, हायर एजुकेशन के अंदर। मतलब अगर 100 लोगों ने 12वीं पास की तो मात्र 28.5 लोग ही ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते हैं। अब हमें उसे कहां तक लाना है, 50% तक लाना है। और ये कब तक करना है, 2035 तक। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, 2035 तक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी जितनी भी सीटें होंगी उसमें 3.5 करोड़ हायर एजुकेशन के लिए सीट्स ऐड की जाएंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी MERUS एट पर with IIT IIMs to be set up as model of best multidisciplinary education of global standard in the country। मतलब क्या है, बहुविषयिक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, जिसमें बहुत सारे बहुविषयी, मतलब बहुत सारे विषयों का समावेशन हो, IIT IIM के समान हो, और वो वैश्विक मानकों को, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को क्या करें, फॉलो करें। ऐसी यूनिवर्सिटीज स्टेब्लिश की जाएंगी हायर एजुकेशन के लिए। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना। मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी स्टेब्लिश टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, बच्चों की एजुकेशन के लिए क्रेडिट देना, जिससे क्या होगा, या किसी भी इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए क्रेडिट देना, इससे क्या होगा, पैसे आड़े नहीं आएगा, काहे के लिए, एजुकेशन के लिए। मेरी बात समझ गए? एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा। तो एकेडमिक बैंक बनाने की बात कहां की गई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है, हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। लोग विदेश में पढ़ने जा सकें, या हमारे यहाँ विश्व स्तर के मानकीय विद्यालय भी खुल सके, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज खुल सके, इसके लिए। अगली बात करते हैं, क्या करना है, नीति में लचीले पाठ्यक्रम के साथ व्यापक आधार वाली बहुविषयक समग्र स्नातक विषयों में रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और उपयुक्त प्रमाणन के लिए, ध्यान रखिएगा, निकास बिंदुओं की परिकल्पना की गई है। इस अवधि के भीतर, ध्यान रखिएगा, नई विकास विकल्पों और उपयुक्त प्रमाणन के साथ यूजी शिक्षा 3 या 4 साल की हो सकती है। मतलब क्या है, ध्यान रखिए, जो यहाँ पे बोला गया है इस पे फोकस करिएगा। जो हमारी ग्रेजुएशन की प्रोसेस होगी, जिसको हम अंडर ग्रेजुएशन बोलते हैं, वो 3-4 साल की होगी। मतलब क्या है, यूजी एजुकेशन कैन बी 3 और 4 years विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन एंड एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन विद द पीरियड्स। मतलब क्या है, समय के साथ हमें कैसी नीति लेके आनी है, समझिएगा कि आपने फर्स्ट ईयर पास आउट किया तो एक आपको सर्टिफिकेट दिया गया, सेकेंड ईयर पास आउट किया तो आपको डिप्लोमा दिया गया,
थर्ड ईयर पास आउट किया तो आपको क्या दिया गया, डिग्री दी गई, और आपने फोर्थ ईयर पास आउट किया तो डिग्री विथ क्या दिया गया, ध्यान रखिएगा, डिग्री विथ क्या दिया गया, रिसर्च दी गई। मेरी बात समझ गए? तो अब हमारा जैसे बीएससी का प्रोग्राम जनरली 3 ईयर का होता है, अब उसको 4 ईयर करने का प्लान है। अगर कोई 3 ईयर में ही डिग्री लेके निकलना चाहता है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हम ऐसा सिस्टम लाना चाह रहे हैं कि 4th ईयर में अगर वो रिसर्च करके अपग्रेड होकर अपने आप को आगे ले जाना चाहता है तो वो भी रहेगा, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा। कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यूजी प्लस पीजी के रहेंगे, जिसमें अंडर ग्रेजुएशन विद पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा, वो भी 4 ईयर का रहेगा। ऐसे सेगमेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ऐड किए जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, उच्च शिक्षा आयोग, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। HECI को चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे किसको किसको हमने अलग किया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने चिकित्सा मतलब ध्यान रखिएगा, हमने मेडिकल की पढ़ाई को और लॉ की पढ़ाई को छोड़ दिया है और संपूर्ण एक शिक्षा को क्या करा है, एकल व्यापक शिक्षा निकाय के रूप में स्थापित कर दिया है। मतलब हम देखें यूजीसी अलग है, फिर हमारा दूसरा अलग है, बहुत सारे टेक्निकल के लिए अलग है, तो हमने लॉ को अलग किया है और मेडिकल की पढ़ाई को अलग किया है। बाकी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश की गई है, इसमें अब क्या क्या हम इंक्लूड कर देंगे, ध्यान रखिएगा, NHERC और GEC, HEGC और क्या करना है, NAC, नेशनल, ध्यान रखिएगा, क्रेडिशनल काउंसिल, क्या क्या हम बनाएंगे, थोड़ा सा इस पे ध्यान दिएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेट अप एज ए सिंगल ओवर रीचिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन। संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं भैया, एक ही मॉडल एस्टेब्लिश कर रहे हैं। HECE to have 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी, पहला नंबर 1, 4 वर्टिकल्स रहेंगे उसके। NHERC टू रेगुलेशन, जर्नल एजुकेशन काउंसिल टू स्टैंडर्ड सेटिंग, मतलब मानक स्थापित करने के लिए। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, HEGC फॉर फंडिंग, नेशनल, ध्यान रखिएगा, एक्रीडेशनल काउंसिल, NAC फॉर एक्रीडेशन, बात समझ गया क्या, एक्रीडेशन जो भी लिखा है पढ़ लीजिएगा। पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी गवर्न्ड बाय द सेम गेट टू नॉर्म्स ऑफ रेगुलेशन, ठीक है, और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या करना है, हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना करना है जो इनके मानकों को, किसके किसके मानकों को, HECE के अंदर NHERC के मानकों को, GEC के मानकों को, HEGC के मानकों को और NAC के मानकों को क्या करे, फुलफिल करे। ऐसे एजुकेशन को हमें क्या करना है, ऐसे एजुकेशन सिस्टम को हमें क्या करना है, लेके आना है हमारे पॉलिसीज के अंदर। अगली बात करते हैं हम, हमें क्या करना है, एन ऑटोनोमस बॉडी फॉर नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म NETF विल बी क्रिएटेड टू पीरियड अ प्लेटफॉर्म टू द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑफ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या करना है, सीखने, मूल्यांकन करने, योजना के निर्माण के लिए, प्रशासन को बढ़ाने के लिए, प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो हमारे थॉट्स को एक्सचेंज कर पाए, जो हमें क्या करे, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे पाए, प्लानिंग कर पाए, एडमिनिस्ट्रेट कर पाए, असेसमेंट सिखाए। ये सारे सेगमेंट्स को हम एकीकृत करेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से एक ऑटोनोमस बॉडी बनाएंगे, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्म। आपको ये पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म कहाँ पे इसका प्रस्ताव किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। कैसी होगी ये, ऑटोनोमस होगी, और आपसे NETF का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म। मेरी बात समझ गए क्या? अगली बात करते हैं, NEP 2020 में क्या है, ध्यान रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर क्या है, वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए लिंग समावेशन कोष विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर। मतलब क्या है, एम्फेसाइजिंग द सेटिंग अप टू जेंडर इंक्लूजन फंड। ये पहली बार ऐसा होगा जब जेंडर इंक्लूजन फंड, मतलब हमें खासकर महिलाओं के लिए ये बनाया गया है, स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेज डिजाइन एंड ग्रुप। मतलब क्या करना है, हमें ऐसे विशेष क्षेत्र पर ध्यान देना है, एक विशेष रीजन में, ठीक है, डिसएडवांटेज रीजन्स। मतलब क्या करना है, एंड ग्रुप्स, मतलब कोई एक समूह और क्षेत्र के लोग अगर एजुकेशन छोड़ रहे हैं तो उनके लिए विशेष पैकेज हो,
ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जोन हो। और अगला क्या है, जेंडर इंक्लूजन फंड, मतलब महिलाओं को का पूरा समावेशी विकास हो जाए, महिलाओं को शिक्षा से दूर ना किया जाए, इसके लिए हमने प्रावधान किया है किसके अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जिसमें जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, नई नीति स्कूलों और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान और भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना करना। अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू पॉलिसी प्रमोट्स मल्टीलैंग्वेज इन बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। मतलब क्या है, बहुभाषावाद को, मल्टीलैंग्वेज सिस्टम को स्कूल में भी और हायर एजुकेशन में भी इंट्रोड्यूस करना है। मेरी बात समझ गए क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, ये पूछा जा सकता है किस किस भाषा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है, तो पाली में, पर्शियन में और प्राकृत में, इन तीनों भाषाओं में नेशनल इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किए जाएं, ऐसी बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के 6% तक पहुंचाना है। ये मैंने आपको बता दिया है, केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे ये काम। हमें शिक्षा के क्षेत्र में निवेश, इन्वेस्टमेंट को 6% अप टू जीडीपी ले जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन बात करेंगे हायर एजुकेशन के नए सेगमेंट की। उसके पहले आपको मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करें ही, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां फ्री में मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। अगली बात करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर द, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर को डेवलप करने के लिए बनाया जाएगा। ये क्लियर हो गई बात? और हमें क्या करना है, रिसर्च कैपेसिटी को क्या करना है, हायर एजुकेशन के अंदर बहुत बेहतर करना है। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, और आपको मैं बता दूं करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं हमारे ऐप में, आप उससे ज्वाइन करिए। स्पोर्ट्स है उसमें इंक्लूडेड, मिसलेनियस है इंक्लूडेड, और ऐसे बहुत सारे आपको और फैक्ट्स वहां पर मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप है, इरा इंस्टीट्यूट टाइप करिएगा, एकेडमी नहीं, या तो लिंक दे रखिए डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं, 15 वर्षों में क्या करना है हमें, ध्यान रखिएगा, एफिलिएशन ऑफ कॉलेज टू बी फेज्ड अप टू 15 ईयर स्टेज विच मैकेनिज्म। मतलब क्या करना है, 15 वर्षों में महाविद्यालय को क्या करना है, चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, और महाविद्यालयों को क्या करना है, स्वायत्त करना है। कैसे करना है, ऑटोनॉमस करना है। ठीक है, और ग्रेडिंग ऑटोनॉमस क्या सिस्टम चलाना है, काहे के लिए, कॉलेजेस के लिए, जिससे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, कॉलेजेस की कैपेसिटी क्या होगी, बिल्डअप होगी। ठीक है, और एक विश्वविद्यालय को के एक घटक कॉलेज के रूप में विकसित हो जाएगा। क्या, जितने भी महाविद्यालय होंगे वो, जितने कॉलेजेस होंगे वो। मेरी बात समझ गए क्या? तो इतना सब कुछ था हमारे एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। मेरी बात समझ गए क्या? एजुकेशन पॉलिसीज की मैंने हाइलाइट्स आपको बताई हैं। पूरी एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ने के बाद जो क्रक्स निकला है वो मैंने आपको बताया है। क्लियर हो गई बात? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर आई है। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना संभव हो सके उतना। और जो क्वेश्चन कभी आपके मन में आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या आपको लगे तो हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां चैट बॉक्स होगा, वहां पर बताएं, हम आपसे जरूर जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।